हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसी प्रकार भारत विविध भाषाओं से भी आज दुनिया में एक आइडियल देश के जैसा भारत काम करते हैं। हमारा भारत में लगभग 121 प्रमुख भाषाएं हैं और 1599 अन्य बोलियां भाषा उपभाषा भी भारत में है। इतने भाषा दुनिया में कोई देश में हमें एग्जाम्पल के जैसा भी दिखते भी नहीं। हमारे संविधान के अनुसूची में 14 भाषा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तहत शामिल थी। आज इसमें चौदह भाषा से बढ़कर 22 भाषाएं हमारे विविधताओं को दर्शाते हैं। ये भाषाएं सिर्फ बात या संवाद करने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि नॉलेज, कल्चर और भारत की ट्रेडिशन, भारत की बहुमूल्य विरासत का दर्शाता है। ये भारत की भाषा जब एनडीए सरकार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब से हम रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोत्साहन करने का काम करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, बल्कि भाषा हमारा संस्कृति का आत्मा भी है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पार्लियामेंट में बताया था। संस्कृति में एक वाक्य है, भाषा विवेकास्य वाहनम, अर्थात भाषा ज्ञान का वाहन भी है। भारत में भाषा का इतना रीजनल लैंग्वेजेस से लेकर, हिंदी से लेकर, संस्कृति से लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत को जोड़ने के लिए, भारत को एकीकृत करने के लिए भाषा काम करते हैं। लेकिन हमारे ज्ञान का वाहन को, इस भाषा का तोड़ने के लिए ब्रिटिश के जमाने में अलग अलग कोशिश हुआ है। जैसे 1835 में मैकाले के द्वारा भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है उसको साइडलाइन करने के लिए ब्रिटिश ने प्रयास किया। इंग्लिश को शिक्षा में माध्यम से बढ़ावा दिया भारत में। और आजादी के बाद जो 1956 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्निर्माण हुआ था, जिससे भारत को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन का भाषा एक सेंसिटिव इश्यू के आधार पर अलग अलग स्टेट्स भी बनाए गए थे। भारत में लिंग्विस्टिक सिचुएशन की चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने के लिए 3 लैंग्वेजेस फार्मूला निर्माण किया गया है। पिछले 70 वर्षों में इस फार्मूला को स्टेट्स एंड नेशनल लेवल पर, अलग अलग
स्कूल सिस्टम्स में हो, बोर्ड्स में भी हो, एक आइडियल स्ट्रैटेजी के रूप में इस 3 लैंग्वेजेस फार्मूला को स्वीकार किया था। मगर इस फार्मूला इंप्लीमेंटेशन में लोगों का सेटिस्फैक्शन नहीं थे। लोगों के मन में था हमारा रीजनल लैंग्वेजेस, हमारा मातृभाषा, हमारा मदर टंग को हम दूर हो रहे। सिर्फ इससे 3 लैंग्वेजेस के द्वारा ही हमारा जिंदगी गुजारना पड़ता है, हमारा बच्चों का पढ़ाई करना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में यही 3 भाषा यूज करना पड़ता है। ऐसा 3 लैंग्वेजेस फार्मूला से भी देश के लोग संतुष्ट नहीं थे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 3 लैंग्वेजेस फार्मूला को, उस सिस्टम को और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए प्रयास किया है। यानी अभी 3 भाषाओं से कम 2 भारत की स्थानीय भाषा, मूल भाषा भी हो। इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 में और रीजनल लैंग्वेजेस को जोड़ दिया गया। इससे गांव में रहने वाले गरीब, सामान्य सभी लोगों को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। हमारा भाषाएं हमारा भारत को जोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रयास कर रहे। 1967 में सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिंधी भाषा के समर्थन में अपने एक भाषण में कहा था, मैं हिंदी बोलता हूं पर सिंधी मेरा मौसी है। यहां अटल जी का प्रयासों के कारण हो, अलग अलग निर्णय पर, समय पर भाषाओं का प्रोत्साहन करने का विषय पर भी हो, आज सिंधी की भी, सिंधी लैंग्वेजेस भी मान्यता मिली है और सिंधी को भारत में उच्च स्थान मिला है। भाजपा ने 1992 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था, उस समय कोंकणी, मेथी और नेपाली ऐसे 3 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस कर रूप में जोड़ने के लिए और पूर्ण प्रयास किया है। वैसा ही बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान को 8th शेड्यूल में शामिल करने का एक्ट 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कार्यकाल में 8th शेड्यूल में इस 3 लैंग्वेजेस को, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस 4 भाषाओं को लाने के लिए प्रयास किया है। जब उप प्रधानमंत्री 2003 में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 18 अगस्त 2003 में लोकसभा में इस अमेंडमेंट बिल का प्रेजेंट किया है, ऐसा ही जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे स्थानीय लैंग्वेजेस को, मातृभाषा को जैसा प्रोत्साहन करते थे,
आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम है, आर्टिकल 370 रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल संसद में पेश किया गया था। जब उस एक्ट के अनुसार आज जम्मू कश्मीर में सभी ऑफिशियल पर्पस के लिए आज 4 लैंग्वेजेस का हम निर्णय किया है। उसमें कश्मीरी लैंग्वेजेस हो, डोगरी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इस 5 लैंग्वेजेस ग्रुप में आज भारत सरकार जम्मू कश्मीर जनता के लिए इस 5 लैंग्वेजेस का मान्यता दिया है। जम्मू कश्मीर में केवल आर्टिकल 370 के समय 2 ही लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में मान्यता थी, वो उर्दू एंड इंग्लिश। सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर में थी। आज 2 ही के जगह हम 5 किया है, वो कश्मीर, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। आज भारत सरकार के द्वारा इस 5 लैंग्वेजेस का जम्मू कश्मीर जनता ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में पूरा उपयोग कर रहे हैं। डोगरी को शामिल करना ये लोकल कम्युनिटी को इंक्लूसिविटी और एम्पावरमेंट की दिशा में बदलाव लाने का पूरा आज जम्मू कश्मीर का जनता के सामने दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को विकास और संरक्षण की प्राथमिकता दी गई है। इनमें सबसे बड़ा निर्णय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा की गई है। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर, विपक्ष के नेता, मगर आज भारत के जनता न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भारत सरकार रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोत्साहन करने के लिए निर्णय किया है, आज पूरे लोग स्वागत करते हैं। मातृभाषा में इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो भी स्टूडेंट्स हो, छात्र हो, उसको पढ़ाने में बहुत प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें लर्निंग प्रोसेस भी सिंपल और इफेक्टिव बनेगा। जो परिवार में जन्म लेते हैं, उस परिवारों का भाषा के द्वारा ही एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए। जो माताजी का भाषा है, मातृभाषा है, उस भाषा का प्रोत्साहन करना, उस भाषा में ही उनको पढ़ाई करना भारत सरकार का निर्णय था। दुनिया भर में हुई रिसर्च के अनुसार मातृभाषा में स्टडी एक बहुत अच्छा तरीके से माना जाता है। अब दुनिया में अलग अलग देशों में स्टडी किया है, मातृभाषा का एजुकेशन और अलग भाषा से एजुकेशन से सबसे ज्यादा मातृभाषा में ही अच्छे माना जाता है। और मदर टंग के विषय पर उस भाषा को प्रोत्साहित करना, उस भाषा को प्रमोट करना, उस भाषा को प्रिजर्व करना, ये भारत सरकार का निर्णय है। मदर टंग की पढ़ाई में ज्यादा ध्यान इजी भी होता है और इसके द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास मजबूत होता है। और विशेष रूप से जो एजुकेशन के शुरुआत के समय पर मातृभाषा के द्वारा छात्रों में ओवरऑल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक रेवोल्यूशनरी निर्णय भारत सरकार ने लिया है। अभी स्कूल एजुकेशन हो और हायर एजुकेशन भी हो, प्रोफेशनल एजुकेशन भी हो, आज मातृभाषा में पढ़ाने का निर्णय किया है। उसमें
इंजीनियरिंग भी हो, मेडिकल भी पढ़ाई हो, मातृभाषा में भी आज होगा, जिससे हर छात्र गर्व से मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आदिवासी भाषाओं को संरक्षण देने पर भी ध्यान दिया है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस हम नेग्लेक्ट किया गया इतने सालों में। इस ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना, ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना, ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना आज भारत सरकार निर्णय किया है। वैसे ही हमारा आदिवासी संस्कृति को, आदिवासी जीवन पद्धति को इस भाषाओं के द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। इसके लिए भी भारत सरकार निर्णय किया है। यूजीसी के द्वारा भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए एक नया इनिशिएटिव, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, अस्मिता को लाए गए। वन क्लास वन चैनल आलोचना तहत फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक भारतीय भाषाओं में एकेडमिक क्लासेस चलाने के लिए 200 पीएम ई विद्या एजुकेशनल चैनल्स को आज भारत सरकार प्रारंभ किया है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए कई नया कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, कल्चर मिनिस्ट्री हो, ट्राइबल मिनिस्ट्री हो, उसमें पूरा योगदान दे रही है। जिसमें एक है, रिसेंटली मोदी सरकार ने 234 सिटीज में 730 प्राइवेट एफएम चैनल्स को अप्रूव किया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है। इतने एफएम चैनल्स एट ए टाइम ओपन करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। उसमें 234 सिटीज को निर्णय किया है। उसमें 730 प्राइवेट रीजनल एफएम चैनल्स को अप्रूव किया है रीजनल लैंग्वेजेस में। यह बहुत बड़ा निर्णय है। डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म कंटेंट, DCDFC, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म कंटेंट कार्यक्रम के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय भाषाओं की फिल्म को प्रमोट करने का काम कर रही हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट में इसी साल 3 अक्टूबर को 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेजेस में का दर्जा दिया है। बहुत सालों से चर्चा होता था, बहुत सालों से संघर्ष करते थे लोग। हमारा लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा देने के लिए बहुत डिमांड थे। वो मराठी में जब मैं कल्चर मिनिस्ट्री था, जब अलग अलग लोग पार्टी से ऊपर उठकर सभी लोग मिलकर हमारा मराठी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा देने के लिए डिमांड करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी सरकार जो भी रीजनल डिमांड को देखते हुए जो आज 5 लैंग्वेजेस को इसी साल अक्टूबर 3 तारीख कैबिनेट में अप्रूवल किया है। उसमें एक मराठी, दूसरा बंगाली और असमी, पाली एंड प्राकृत, इस 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा देना बहुत एक हिस्टोरिकल निर्णय था। अभी क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या लगभग देश में 11 हो गई। पहले ही
हम जो 5 देने से पहले संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, ओरिया इस मिलकर आज 11 हो गई है। भारत दुनिया में एकमात्र देश है जिसने 11 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया है। खाली पेपर के ऊपर दर्जा दिया है नहीं, आज लोग 140 करोड़ जनता में ऐसी अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करने वाले, उसमें 11 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के द्वारा लोग गर्व महसूस करते हैं। ये भारत में ही है। आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ दर्जा ही नहीं, उस लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लगातार प्रयास होते हैं। आपको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद 2020 में संसद के एक्ट द्वारा संस्कृत लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए 3 सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटीज स्थापित किया गया। प्राचीन तमिल ग्रंथों के अनुवाद रिसर्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, तमिल लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स के लिए सिलेबस प्रदान करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल का CICT स्थापना किया है। भारतीय भाषाओं के अध्ययन में संरक्षण में बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का भी स्थापना किया है। सिर्फ हम क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा भी नहीं, उस लैंग्वेजेस को और प्रोत्साहन करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी, यूनिवर्सिटीज भी हम स्थापना कर रही हैं। मैसूर में, कर्नाटक मैसूर में कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और ओडिशा के लिए स्पेशल स्टडी सेंटर का भी स्थापना किया है। आज क्लासिकल लैंग्वेजेस फील्ड में काम करने वाले व्यक्तियों को और संस्थाओं को प्रोत्साहन करने के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स भी भारत सरकार ने शुरू किए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भी नेशनल अवार्ड्स, चेयर्स एंड स्पेशल सेंटर्स का भी स्थापना किया है। इन भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 351 हिंदी को भी लिंग्विस्टिक यूनिटी का माध्यम से मान्यता मिला है। आज इस वर्ष हिंदी को भारत ऑफिशियल लैंग्वेजेस रूप में मान्यता मिलके 75 इयर्स पूरा हो गए। हिंदी को 75 इयर्स के पहले ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में मान्यता मिला था। आज इस साल 75 इयर्स का हो ही है। पिछले कई वर्षों में हिंदू को लेकर कई पॉलिटिकल मिसकंसेप्शंस बनाए गए थे। भारत सरकार ने हिंदी भाषा को हर भारतीय भाषा के साथ साथ अटूट संबंध है, ये आप सब लोगों को मालूम है। आज हिंदी पिक्चर्स, कोई ऐसा एक स्टेट नहीं है हिंदी पिक्चर्स इस जगह नहीं चलते। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में अलग अलग देशों में भी आज हिंदी पिक्चर्स देखने वाले हैं। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के एक दूसरे के साथ दूसरा भाषा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अन्य भारतीय भाषाओं को मजबूत करना जरूरी है। हिंदी स्ट्रेंथन होना है, देन रीजनल लैंग्वेजेस भी स्ट्रेंथन होना चाहिए, उसको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जब भी ये हम हासिल कर सकते हैं। आज हम इसी सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी सरकार
हम भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही हैं और सभी भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारा प्राचीन संस्कृति, हमारा प्राचीन समृद्ध विरासत को हम बारी के रूप में समझ सकते हैं। और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में 75 वर्ष के बाद आज हम सोचना चाहिए हिंदी में भी कम्युनिकेशन, हिंदी में भी टेक्नोलॉजी और ग्लोबल लेवल पर हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए भी प्रयास करने का समय आ गया है। वर्तमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार एजुकेशन और जुडिशरी समेत कई क्षेत्रों में हिंदी को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मेडिकल एजुकेशन कोर्सेस अभी खाली निर्णय नहीं है, इंप्लीमेंट भी हो रहे। जो मेडिकल एजुकेशन में पढ़ने वाले हिंदी में भी उत्तर प्रदेश राजस्थान में पढ़ सकते हैं। वैसे ही आने वाले दिन में और अलग अलग प्रांतों में उनका रीजनल लैंग्वेजेस है, इस रीजनल लैंग्वेजेस में इंजीनियरिंग कोर्सेस हो, मेडिकल कोर्सेस हो, उसमें शामिल करेंगे। और भारतीय भाषाओं के प्रति हर भाषा का व्यक्ति गर्व महसूस करना, सिर्फ हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, इंग्लिश के द्वारा ही हम एक बुद्धिजीवी मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इंग्लिश भी सीखना चाहिए, इंग्लिश के कारण भी हर व्यक्ति को उपयोग होता है। इंग्लिश के साथ साथ हमारे मातृभाषा का भी पूरा प्रोत्साहन करना चाहिए, मातृभाषा सीखना चाहिए। ये हर भारतीय नागरिक का जिम्मेदारी बनता है। आज हिंदी शब्द कुछ प्रांतों में गलत मानते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हिंदी कोई व्यक्ति के ऊपर, कोई समूह के ऊपर, कोई प्रांत के ऊपर कोई थोपते नहीं। बिल्कुल जो सीखना चाहिए वो कुछ सीख सकते हैं। इस राजकीय दृष्टिकोण से हिंदी को अपोज करना ये बिल्कुल गलत है। एजुकेशन में भाषाओं का महत्व समझते हुए नरेंद्र मोदी जी ने फेवरेट स्थानीय भाषाओं में डिजिटल कंटेंट उपलब्ध करने का निर्णय किया है। इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन जैसी इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए भाषाओं में इजी ऑफ एक्सेसिबल बना रहे हैं। नेशनल लैंग्वेजेस ट्रांसलेशन मिशन का लक्ष्य लिंग्विस्टिक बैरियर्स को दूर करने के लिए इस मिशन को प्रारंभ किया है। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ये आज पहले एक ट्रांसलेशन करने के लिए एक भाषा से दूसरा भाषा बहुत प्रॉब्लम होता था। आज नरेंद्र मोदी जी सरकार इजी किया है। जो भी लैंग्वेज आज ऑनलाइन के द्वारा ट्रांसलेशन कर सकते हैं और व्यवस्था भी एक मिशन मोड पर तैयार किया गया। कोई भी लैंग्वेज में कोई एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो उन मातृभाषा में वो ट्रांसलेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आचरण भी कर सकते हैं। ऐसी आज भारत सरकार इजी मेथड से नेशनल लैंग्वेजेस ट्रांसलेशन मिशन के रूप में आज प्रयास कर रही है, ताकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोग आसानी से आपस में अपने लैंग्वेजेस को में बातचीत कर सकते हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को जो जोर देती है, ज्ञान और विभिन्न भारतीय भाषाओं को आसान बनाने का प्रयास कर रही है। मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डिजिटल लर्निंग मटेरियल डेवलप करने के लिए भारत सरकार पूरा स्टेट गवर्नमेंट्स को
एंकरेज कर रही हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलते ही और ग्लोबल टैलेंट को जरूरतों के द्वारा पूरा करने के लिए भी हम प्रयास करें। उसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत तहत रीजनल लैंग्वेजेस के कल्चर को, कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास कर रही है। जिधर भी आज भारत सरकार का इवेंट्स होता है, कल्चरल इवेंट्स, भारत सरकार का जो भी अलग अलग एजुकेशनल इवेंट्स होता है, उसमें सभी रीजनल लैंग्वेजेस को, कलाकारों को हम बुला रहे, जो राइटर्स को बुला रहे, म्यूजिक्स को बुला रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा आपको मालूम है, काशी तमिल संगम के नाम पर लगातार 15 दिन काशी में तमिल आर्टिस्टों को बुलाना, कार्यक्रम करना, तमिल प्रांतों से हर रोज लगभग 1000 लोग लाना, बुद्धिजीवियों को, उसको एक भारत श्रेष्ठ भारत के द्वारा प्रयास किया है। वैसा ही काशी तमिल तेलुगु संगमम, वैसा ही काशी सौराष्ट्र संगमम, तमिल सौराष्ट्र संगमम, ऐसी देश भर में एजुकेशन मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री मिलकर लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास कर रही हैं। रिपब्लिक सेलिब्रेशंस में होता है जो कल्चरल आर्टिस्टों को बुलाते हैं, उसमें हर प्रांतों से कलाकारों को एक जगह रखकर लगभग 1 महीना उनको ट्रेनिंग देकर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में हम उनका प्रदर्शन करवाते हैं। वैसा ही आज हमारी भाषा और हमारी संस्कृति विविधता भारत का एक ताकत है। इस दृष्टिकोण से हम आज काम कर रही हैं। मोदी सरकार ने भारतीय भाषाओं को ग्लोबल लेवल पर प्लेटफॉर्म देने के लिए, प्रगति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे माध्यम से लिंग्विस्टिक हेरिटेज को रिजर्व करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। मॉडर्न एजुकेशन क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करना एक बड़ा पहल है। लैंग्वेजेस बेस्ड टूरिज्म, लिटरेचर फेस्टिवल्स, रिसर्च माध्यम से भारत को विविधता में दुनिया के सामने लाने के लिए हम प्रयास कर रही हैं। मित्रों, भाषा केवल एक शब्दों का समूह नहीं है। आज का जनरेशन और समुदायों के बीच में जो हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर का आज का जनरेशन के बीच में एक मातृभाषा एक ब्रिज बन सकता है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा है, जैसे हम अपने मां को नहीं छोड़ सकते हैं, मां को नहीं भूल सकते हैं, वैसे ही हम अपने मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते हैं, मातृभाषा को भी नहीं भूल सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था। इसलिए हम सभी भारत के वासियों से अनुरोध है, अपनी भाषाओं का सम्मान करें, अपने मातृभाषाओं का संरक्षण करें, मातृभाषाओं का प्रिजर्व करें, मातृभाषाओं का प्रमोट करें, मातृभाषाओं में पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, उसके साथ साथ मातृभाषा को भी पूरा संरक्षण करने के लिए लोगों से मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि हमारे संस्कृति की आत्मा है, हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी है हमारा मातृभाषा। इस महान कार्य में जनता का भागीदारी और देश के जो मीडिया के सहायता, मीडिया का भागीदारी बहुत जरूरी है। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, रीजनल लैंग्वेजेस का मीडिया इंग्लिश लैंग्वेज से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए जितने भी
रीजनल लैंग्वेजेस का मीडिया है, उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और उन लैंग्वेजेस में जो भी काम कर रहे रिपोर्टर से लेके मैनेजमेंट तक, जो देखने वाले जो प्रेक्षक होते हैं, जनता होते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रीजनल लैंग्वेजेस आज रीजनल लैंग्वेज को बचाने में बहुत प्रयास कर रहे हैं। अगर रीजनल लैंग्वेजेस का चैनल नहीं रहते तो आज बहुत कुछ हम खोते थे। आज मातृभाषा को रक्षा करने में रीजनल लैंग्वेजेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मैं उन सभी लोगों को जो मातृभाषा में बात करते हैं, मातृभाषा में पढ़ते हैं, मातृभाषा में मीडिया चलाते हैं, मातृभाषा में आज टीचर्स बन सकते हैं, सभी लोगों को नरेंद्र मोदी जी सरकार ओर से मैं धन्यवाद देता हूं और आह्वान भी करता हूं, आने वाले दिन में इस भाषाओं को पूरा प्रोत्साहन करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और लोगों से भी अनुरोध करता हूं इसमें आगे आने के लिए। धन्यवाद। మనకు అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు మాతృభాష మనమందరం మర్చిపోతా ఉన్నాం. తల్లిదండ్రులు సైతం కూడా మాతృభాషలో కాకుండా ఇంగ్లీష్ భాషలోనే చదివించాలనేటువంటి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి దయచేసి ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం కూడా అనేక రకాలుగా క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ వాళ్లకు స్థాయి కల్పించడంలో అనేక భాషలను ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు నూతన విద్యా విధానంలో మాతృభాషలోనే చదువుకునేటువంటి అవకాశం కల్పిస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, మెడికల్ కావచ్చు, రానున్న రోజుల్లో మాతృభాషలోనే చదువుకోవడము, మాతృభాషలోనే పరీక్ష రాయడం కూడా అవకాశం కల్పించే దిశలో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో హిందీ భాషలో ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడికల్ కోర్సెస్ కానీ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే మాతృభాషకు మించినటువంటి భాష మరొకటి ఉండదు. అమ్మ నేర్పిన భాష, అమ్మ భాష మన మాతృభాష. దీన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు అనేక వందల మాతృభాష, సుమారు 1100 ప్రాంతీయ భాషలు, మాతృభాషలు కనుమరుగవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వము ఈ యొక్క మాతృభాషలను పరిరక్షించేటువంటి ఉద్దేశంతో నూతన విద్యానం 2020 ఏదైతే నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందో దాని ద్వారా ఈరోజు అనేక రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నాం, అనేక రకాల కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పటికే మన యొక్క సంస్కృతిలో 3 విశ్వవిద్యాలయాలు ఈరోజు భారత ప్రభుత్వము సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ రకంగా మాతృభాషను ప్రోత్సహించేటువంటి ప్రయత్నంలో అనేక రకాల కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో కూడా తీసుకుంటాం. కాబట్టి ప్రజలందరినీ కోరేది ఒకటే, మనము ఏ భాషలో చదువుకున్నప్పటికీ మాతృభాషను మాత్రం మరవకూడదు. మాతృభాషలో ఏదైతే అమ్మ నేర్పిన భాషలో, అమ్మ భాషలో పిల్లలను చదివించేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి దానికోసం అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలి. నేను ప్రత్యేకంగా ఈరోజు కొన్ని మాతృభాషలకు సంబంధించినటువంటి పనిచేస్తున్నటువంటి సంస్థలను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాను, ప్రోత్సహిస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మాతృభాషలో రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో పనిచేస్తున్నటువంటి టీవీ ఛానల్స్ కానీ, ప్రచార ప్రసార సాధనాలు కానీ, అవి వాటి కారణంగా ఇంకా భాష బతుకున్నది. పత్రికలు మాతృభాషలో పత్రిక లేనట్లయితే ఇప్పటికే చాలా మంది మాతృభాషను మర్చిపోయేటువంటి వాళ్ళం. కానీ ఈరోజు అనేకమైనటువంటి వార్తా పత్రికలు కావచ్చు, టీవీ ఛానల్స్ కావచ్చు, మాతృభాషలో తమ యొక్క కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తున్నందున ఈరోజు నవతరానికి, యువతరానికి ఈ యొక్క మాతృభాష నేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నము, నేర్చుకునేటువంటి అవకాశము ఈ యొక్క ప్రచార ప్రసార సాధనాల ద్వారా కూడా జరుగుతున్నందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రచార ప్రసార సాధనాల సంస్థల అధినేతలను, అందులో పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బందిని, విలేకరులను భారత ప్రభుత్వం ద్వారా అభినందిస్తా ఉన్నాను. బీజేపీ కమ్యూనికేషన్స్ కూడా మొత్తం హిందీలో మాత్రమే ఉంటాయి సార్, ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉండవు కొన్నిసార్లు. అంటే రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా భారతీయ భాష అంటే హిందీ
మాకు పార్లమెంట్లో మాకు అన్ని భాషల్లో వెంటనే ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. మేము మా డెస్క్లలో పెట్టినటువంటి కంప్యూటర్స్లో ఆల్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్, ఏదైతే గుర్తింపు పొందినటువంటి రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో రోజువారీ బిజినెస్ కావచ్చు, బిల్స్ కావచ్చు, అందులో వస్తాం. పార్టీ అధ్యక్షుడు కూడా సూచన చేయాలి సార్ మీరు, ఎందుకంటే అన్ని భాషల్లో ఇస్తే మీడియా కమ్యూనికేషన్ మాత్రం సౌత్ లో ఎక్స్పాండ్ కాకపోవడానికి కూడా హిందీయే కాదు. తప్పకుండా నేను ప్రయత్నిస్తాను. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగు మీడియం స్కూల్స్ రాను పడిపోతున్నాయి సార్. ఎందుకంటే కేవలం 5% వచ్చినాయి అడ్మిషన్స్ అన్ని కూడా. స్కూళ్లు మూతపడే పరిస్థితి వచ్చింది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా. సో తల్లిదండ్రులకు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అందుకోసమే కదా ఈ ప్రయత్నం ఈరోజు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో. ఎందుకంటే ఈరోజు తల్లిదండ్రులు కానీ ప్రాంతీయ భాషల్లో చదివించడం కోసం ఒక అవమానంగా స్థాయి తగ్గినట్టు భావిస్తా ఉన్నారు. ఇది ఏమాత్రం మంచిది కాదు. మీరు పిల్లలను 5th తర్వాతనో 6th తర్వాతనో ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చుకోమనండి, కానీ మాతృభాషలో పరిరక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మాతృభాషలో ఈరోజు పాఠశాలలు మూతపడతా ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తప్పకుండా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇన్ టోటల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయినప్పుడు తప్పకుండా ఈ యొక్క విద్యా సంస్థలు, తెలుగు విద్యా సంస్థలకు ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. ఆ దిశలోనే రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తున్నాను. కేంద్రీయ విద్యాలయ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వం నడిపే స్కూల్స్. రాష్ట్రాల్లో హిందీ ఇంగ్లీష్ ఈ రెండు తప్ప అసలు స్థానిక భాష కేంద్రీయ విద్యాలయాల పర్పసే వేరు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు కాబట్టి ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకో రాష్ట్రానికి. కాబట్టి వాళ్ళ కోసం పెట్టినటువంటి కేంద్ర విద్యాలయాలు, అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు గతంలో చాలా కేంద్రీయ విద్యాలయాలు అయినప్పుడు ఇబ్బందులు వచ్చాయి. అందుకే వాళ్లకు మధ్యలో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకు ఇబ్బంది కలగకూడదు, సిలబస్లో కానీ భాషలో కానీ ఇబ్బందులు రాకూడదు. కాబట్టి వాళ్ళ విద్య కంటిన్యూ కావాలి, వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రుల సేవలు ప్రభుత్వాలకు అడ్మినిస్ట్రేషన్కు ఉపయోగం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్రీయ విద్యా సంస్థలు, అది ఆర్మీ కావచ్చు లేక మరి మీ యొక్క పారామిలిటరీ కావచ్చు, దాంతోపాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగస్తులకు అదే లక్ష్యంతో లాంగ్వేజ్ అండ్ సిలబస్ ఇబ్బంది కావద్దని పెట్టారు. దాని పర్పసే అది. నవోదయలో పెట్టారు. నవోదయ అనేది పబ్లిక్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నాకు తెలిసి ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. అక్కడ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తెలుగు పెట్టినా బాగుంటుంది. పార్లమెంట్ ఉన్న క్వశ్చన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్